नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करियर स्टडी IQ में। आज हम 9 मई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में UNEP ने किसे 2022 तक अपना गुडविल एम्बेसडर बनाए रखने का फैसला लिया है? हमारा ऑप्शन दिया मिर्जा, PV संधू, सानिया नेहवाल, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दिया मिर्जा को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा लोकप्रिय अभिनेत्री दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की समर्थक भी है। मिर्जा गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल बढ़ाने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर संदेश फैलाने के लिए काम करना जारी रखेगी। गुडविल एम्बेसडर संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर धन जुटाने, लोगों को साथ लाने आदि कार्य करते हैं। उनकी सेवा की अवधि 2 साल की होती है। UNEP के तहत गुडविल एम्बेसडर का भुगतान नहीं किया जाता है। हालांकि उन्हें प्रतिवर्ष एक USD का प्रतीकात्मक भुगतान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें सभी यात्रा भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। UNEP का मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। इसके कार्यकारी निदेशक हैं ईगर एडरसन। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान स्कूली छात्रों की मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के करीब 66,27,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खाते में 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए हैं। इस डोर टू डोर मिड डे मील योजना के तहत 56,87,000 छात्रों को राशन भी प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अगला प्रश्न, हाल ही में किसी देश ने अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन चीन, जापान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है चीन देश ने। चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। यह रॉकेट वेनचांग लॉन्च और साइट से लॉन्च किया गया है, जो चीन के हेनान द्वीप पर स्थित है। यह रॉकेट एक विशाल अंतरिक्ष यान है और जिसकी तुलना नासा के विशाल अंतरिक्ष ओरियन कैप्सूल से की जा रही है। यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। इसके अलावा यह रॉकेट लॉन्च चीन को तिनगोंग नामक एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की योजना में सहायता करेगा। तिनगोंग चीन का अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन कार्यक्रम है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेन मिनबी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कविंग। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित LG पॉलीमर प्लांट से कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? हमारा ऑप्शन है स्टीरीन गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्टीरीन गैस। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित LG पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। ये प्लांट विशाखापट्टनम के तटीय शहरी इलाकों से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। रिसाव का कारण स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान में हुए परिवर्तन को बताया जा रहा है। इस रिसाव के कारण लगभग 5 गांव प्रभावित हुए हैं। गैस के 3 किलोमीटर के दायरे में फैलने की वजह से 5 गांवों और लगभग 3,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 7 मई को गैस रिसाव हुआ, जिसके बाद यह सेंटर के पास से स्थित RR वेंकटपुरम के आसपास के लगभग 5 गांवों में फैल गई है। स्टीरीन गैस के बारे में, स्टीरीन गैस एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे एथेनिल बेंजीन, विनालेन बेंजीन और फाइनल फराइन के रूप में भी जाना जाता है। स्टीरीन गैस का रासायनिक सूत्र है C6H5CH बराबर है CH2। स्टीरीन गैस अत्यधिक ज्वलनशील कच्चे माल स्टीरीन का उप उत्पाद है। स्टीरीन के जलने से निकलने वाली गैस हवा में जहरीली होती है। रासायनिक गुणों के अनुसार स्टीरीन गैस हल्के रंग की, कम और हल्की गंध वाला रसायन है। स्टीरीन गैस का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्टीरीन गैस श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। इससे छाती में दर्द,
आफना ऑक्सीजन की कमी और घबराहट होती है। यह धीरे धीरे फेफड़ों की मांसपेशियों की जलन प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। स्ट्रीन गैस के 10 मिनट तक के निरंतर संपर्क में रहने से मृत्यु हो सकती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। इसके राज्यपाल हैं विश्वाभूषण हरिचंदन। और अगला प्रश्न है, ईरान की सरकार ने हाल में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया? ऑप्शन तोमान, रियाल, पैसो, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है तोमान। ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया। बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तोमान में बदला जाएगा, जिसमें एक तोमान 10,000 रियाल्स के बराबर होगा। रियाल से 4 जीरो हटाने की बातें साल 2008 से चल रही थी, लेकिन इसको मजबूती साल 2018 में तब मिली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को मानने से मना कर दिया और इस पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि वर्तमान में रियाल अपनी 60% से ज़्यादा वैल्यू खो चुका है। ईरान में कमजोर करेंसी और ऊंचे मुद्रास्फीति की वजह से साल 2017 में देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। ईरान की राजधानी है तेहरान। इसके राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया? हमारे ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन, दीपक मित्तल, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज और आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। इस एप्लीकेशन को आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, आयुष और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप कोविड की रोकथाम के लिए आयुष चिकित्सा प्रणालियों के उपयोग की स्वीकृति तथा जनसंख्या के बीच इसके प्रभावों से जुड़े डेटा बनाने में काफी उपयोगी साबित होगा। इस ऐप के जरिए 50 लाख लोगों के डेटा जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आयुष के राज्य मंत्री हैं श्रीपाद येसो नाइक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब बनाया गया? हमारे ऑप्शन 8 मई, 7 मई, 6 मई में से कोई नहीं। इसका आंसर है 8 मई को। हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेसीमिया यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 कोविड-19 महामारी के कारण यह ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से बनाया गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 का विषय है द डाइविंग ऑफ ए न्यू एरा ऑफ थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोबल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफेक्टेबल टू पेशेंट। विश्व थैलेसीमिया दिवस का इतिहास क्या है? विश्व थैलेसीमिया दिवस वर्ष 1994 से हर साल मनाया जा रहा है। इसके अलावा इस दिन थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के लिए कई विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य आम लोगों, रोगी संस्थाओं, लोक प्राधिकरणों, स्वास्थ्य पेशेवरों और उद्योगों के प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोग की रोकथाम, प्रबंधन, उपचार से संबंधित एक विशेष विषय पर विचार विमर्श को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्यों को भी बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया? हमारे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना। इसका आंसर है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया। इस फैसले के बाद जो लोग इस साल 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे वे अब 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जो सभी सरकारी कर्मचारियों, सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों और वैधानिक निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों, बोर्डों, आयोगों और समाज के कर्मचारियों पर लागू होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं थिरुएडपादी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब बनाया गया? हमारा ऑप्शन 8 मई, 7 मई, 5 मई में से कोई नहीं। इसका आंसर है 8 मई को। हर साल विश्व स्तर पर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इस दिन को रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस हेनरी डुनेट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं।
हेनरी डुनेट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था और वे नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी थे। इसके अलावा विश्व रेड क्रॉस दिवस को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हेनरी डुनेट ने साल 1863 में स्विट्जरलैंड की जिनेवा में रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल की स्थापना की थी। वर्ष 1934 में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रेड क्रॉस ट्रूस के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया था। उसी सम्मेलन में प्रतिवर्ष 8 मई 1948 को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाए जाने की मंजूरी दी गई। साल 1984 में से वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित किया गया था। ICRC के अध्यक्ष हैं पीटर मोरर। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उद्यम पारिस्थितिक तंत्र बनाने हेतु हांगकांग के न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साझेदारी की? हमारे ऑप्शन IIT मुंबई, IIT हैदराबाद, IIT ग्वालियर, IIT दिल्ली। इसका सही आंसर है IIT हैदराबाद ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद एक उद्यम पारिस्थितिक तंत्र बनाने और उद्यम के लिए एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के लिए हांगकांग की वित्तीय फर्म न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साझेदारी करेगा। फर्म के टोक्यो और सिंगापुर में कार्यालय भी हैं। यह समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है अनुसंधान, नवाचार और उष्मायन को बढ़ावा देना है। समझौता ज्ञापन पर IIT हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर VS मूर्ति और न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंगेकी उसकी ने हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से फर्म IIT हैदराबाद के परिसर में एक कार्यालय स्थापित कर सकेगी। और अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन पोर्टल लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका सही आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा महानिदेशालय नागरिक उड्डयन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। वेबसाइट कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए सरकार की एजेंसियों को शर्त रूप से फास्ट ट्रैकिंग छूट में सहायता प्रदान करेगी। यह सरकार को कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा और अगले आदेशों तक लागू रहेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर छूट को शर्त रूप से शून्य बना दिया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न, कोरोना वायरस में लॉकडाउन की सलाह देने वाले किस देश के वैज्ञानिक नील फर्गुसन को ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर इस्तीफा दे दिया? हमारे ऑप्शन ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में कोरोना वायरस में लॉकडाउन की सलाह देने वाले वैज्ञानिक नील फर्गुसन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर इस्तीफा दे दिया है। वे ब्रिटेन सरकार के प्रमुख सलाहकार थे। उनकी सलाह से ही ब्रिटेन देश में लॉकडाउन लगाया गया था। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। हमारा अगला प्रश्न, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% तक हिस्सेदारी खरीद ली है? हमारे ऑप्शन है नेटमेड्स, जेनेरिक आधार, फार्मीजी, एट फार्मेस। इनमें से आंसर है जेनेरिक आधार। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने जेनेरिक आधार फार्मेसी कंपनी में 50% तक हिस्सेदारी खरीद ली है। इस कंपनी के फाउंडर 18 वर्षीय अर्जुन देशपांडे हैं। यह कंपनी ऑनलाइन फार्मेसी की तुलना में अपनी दवाओं को बहुत सस्ते दामों में बाजार में बेचती है। हमारा अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? हमारे ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है तेलंगाना। भारत का तेलंगाना राज्य हाल ही में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के राव ने घोषणा की है कि ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद समीक्षा की जाएगी, लेकिन राज्य में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए कौन सा बोर्ड बनाया है? हमारे ऑप्शन है ओवरसाइट बोर्ड, कंटेंट बोर्ड, सेव कंटेंट बोर्ड, राइट कंटेंट बोर्ड। इसका सही आंसर है ओवरसाइट बोर्ड। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी के लिए ओवरसाइट बोर्ड बनाया है। इस बोर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, कानून विशेषज्ञों, प्रोफेसर और पत्रकार समेत 27 देशों के 20 लोगों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे YouTube चैनल करेस्ट DIQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।